Hello students, hello students, it's me Greg Gaurav Srivastava on BTA Student Meet channel. आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगा, दैट इज मोशन। आइए पढ़ते हैं मोशन, क्योंकि मोशन इज एवरीवेयर, इट इज फंडामेंटल टू ह्यूमन। ये ह्यूमन के लिए फंडामेंटल है, बट इन डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज, डिफरेंट वेज, डिफरेंट ways and different style, ओके, गॉट इट। अब मोशन में दो टर्म आते हैं, बेसिकली मोशन में दो टर्म आते हैं, एक होता है रेस्ट एंड दूसरा होता है मोशन। भाई रेस्ट जो है वो मोशन का कॉम्प्लीमेंट्री है, एक रिलेटिव टर्म है। वी कैन से देम दे आर रिलेटिव टर्म्स, इनको हम रिलेटिव टर्म कह सकते हैं। ये क्या है? रिलेटिव टर्म्स, ठीक है ना। रेस्ट से ही हम मोशन को रिकॉग्नाइज करेंगे और मोशन से ही हम रेस्ट को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो आइए समझते हैं रेस्ट और मोशन क्या है। रेस्ट, if there is no change, if there is no change in position of object with respect of surrounding and with, if there is no change in position of objects with respect of surrounding and with passage of time, then object is said to be in rest। तब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में कहा जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसी के साथ साथ अगर हम ये कह दें कि if there is change in position of the objects with respect of surrounding and with passage of time, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। तब हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। Thus we can see that कि रेस्ट और मोशन क्या है, आपस में रिलेटिव टर्म्स हैं। अब मोशन की बात हो रही है तो मोशन के लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि डिस्टेंस, टाइम, देन उन दोनों को मर्ज करके बनता है स्पीड। उससे पहले हम जानेंगे, क्योंकि आगे हमारे काम आएगा, उससे पहले हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। थोड़ा सा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानेंगे। स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच नीड्स only magnitude to represent, magnitude। और वेक्टर क्या है? वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही जरूरी हैं, और स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड जरूरी है, जैसे डिस्टेंस, जैसे स्पीड, जैसे एरिया, जैसे टेम्परेचर एटसेट्रा। वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, etc.
ये जो क्वांटिटीज हैं इनको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में एक वीडियोस हम और बनाएंगे फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में, जो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। फिर हम इतना जानिए कि ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, स्केलर वेक्टर समझ में आया। अब देखिए भाई, डिस्टेंस है तो हम कहेंगे कि लखनऊ और इलाहाबाद की डिस्टेंस 199 किलोमीटर है, 199 किलोमीटर है। तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि किस डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ी, इसमें केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत पड़ी। वेक्टर क्वांटिटीज में देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अगर हम यही कहें कि हम लखनऊ की तरफ जा रहे हैं इलाहाबाद से, 199 किलोमीटर की दूरी हम लखनऊ की तरफ तय कर रहे हैं इलाहाबाद से, तो इसका मतलब हमने डायरेक्शन दे दिया लखनऊ की तरफ और साथ ही साथ 199 मैग्नीट्यूड भी दे दिया। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो जहां पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही रिक्वायर्ड हो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों ही दिए गए हो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। और जिसमें केवल एक की रिक्वायरमेंट हो, दैट इज मैग्नीट्यूड, उसको हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। आया ना समझ में? ठीक है ना। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये बीच में थोड़ा सा मुझे बताना पड़ा क्योंकि आगे हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे तो ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम मोशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था रेस्ट एंड मोशन। तो मैंने बोला था कि ये रिलेटिव टर्म है। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे रिलेटिव टर्म है। अगर हम पैसेंजर ट्रेन में बैठे रहते हैं या किसी भी ट्रेन में बैठे रहते हैं, अगर हम ट्रेन में हैं अदर पैसेंजर्स के साथ बैठे हैं, तो जो आउटसाइडर ऑब्जर्वर है, जो बाहर से लोग हमको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अदर पैसेंजर के साथ मैं भी मोशन कर रहा हूं। ठीक है ना, बाहर से जो लोग ऑब्जर्वर हैं वो देख रहे हैं अदर पैसेंजर्स के साथ मैं भी मोशन कर रहा हूं। बट अगर मैं बैठे बैठे ट्रेन के अंदर से ही अदर पैसेंजर को देख रहा हूं तो वो मोशन नहीं कर रहे हैं, वो बैठे हुए। तो हम देख सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे वो मोशनलेस है, वो मोशन नहीं कर रहे हैं, और ऑब्जर्वर के बिहाफ पे वो मोशन कर रहे हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि विद रिस्पेक्ट ऑफ द सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम। इस वजह से हम ऐसे कहते हैं। ठीक है ना। अब मैंने बताया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं मोशन को पढ़ने के लिए, उनसे कुछ और क्वांटिटीज बनती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बनती है। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इंपॉर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे प्राइमरी जो होती है वो यही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मैं कंपैरिजन चार्ट बनाकर आपको समझाता हूं और इसके बारे में डिफाइन करता हूं। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ। किसी भी पाथ की टोटल लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट लेंथ between initial and final position of the path। ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ द पाथ और शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द पाथ। ठीक है ना। फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पाथ, हम ये भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने लिखा नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पे इनिशियल क्या है? इनिशियल का मतलब होता है जहां से हमने शुरुआत करी, और फाइनल जहां पे हम टर्मिनेट हुए, जहां पर हमने खत्म किया। एक एग्जाम्पल हम लेकर देखते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं। कोई पार्टिकल है, इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस बी पॉइंट तक जाता है। इस ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और इस बी पॉइंट पे जाता है, और इसकी रेडियस ए है, इसकी रेडियस भी ए, रेडियस सेम होगी। ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे मिला लेते हैं तो अगर ये 90 डिग्री पर है, इसकी लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से
हम निकाल लेंगे, रूट टू ए आएगी। अगर हम यहां पे डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा 1/4 बन रहा है, आप देख लीजिए 1/4 1/4 बन रहा है, ठीक है ना। तो पूरा सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, पूरा सरकमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का कौन सा हिस्सा है ये 1/4 है, तो इसको 1/4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस पाई आर बाई 2 आ जाएगी, डिस्टेंस पाई आर बाई 2 आ जाएगी, डिस्टेंस जो है वो पाई आर बाई 2 आ जाएगी। एंड डिस्प्लेसमेंट भाई इनिशियल पोजीशन ये थी, यहां से स्टार्ट हुआ और फाइनल टर्मिनेट यहां से हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई √2a, यहां से ये शॉर्टेस्ट लेंथ लेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो गई √2a, यहाँ पे r की जगह हम a लिख लेंगे क्योंकि रेडियस हमने a ली है, ठीक है ना, यहाँ पे हम r की जगह a लिख लेंगे। दूसरे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे हम 5 किलोमीटर a से b की तरफ गए, फिर 3 किलोमीटर गए, और उसके बाद फिर से 5 किलोमीटर पर आ गए, और फिर यहां पे 3 किलोमीटर मुड़कर फिर से वही उसी पोजीशन पे पहुंच गए। तो डिस्टेंस कितनी हो गई 5 + 3 + 5 + 3 दैट इज 16 किलोमीटर टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, ये आपकी डिस्टेंस होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि हम जहां से पहुंचे वहीं जहां से चले थे वहीं पे पहुंच गए, तो कोई भी डिफरेंस, कोई भी शॉर्ट एंड डिस्टेंस नहीं बन रही है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो जाएगा इस एग्जाम्पल में, ठीक है ना। अब इसी से हम जान सकते हैं, एक और कंपेरिजन चार्ट में एक चीज और पढ़ सकते हैं इनके बीच में, कि जो डिस्टेंस होती है वो भाई अगर नहीं तय करी तो 0 तो होगी, लेकिन हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, अगर 0 को छोड़ दे तो पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और नेगेटिव। देखो 0 इस केस में हुआ, अब अगर यहां से फिर से चला जाता इस साइड में 3 किलोमीटर चला जाता, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती -3 किलोमीटर, क्योंकि पहले इधर से चला, इसके रिस्पेक्ट में ये रिवर्स साइड है, अपोजिट साइड है, इस वजह से हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट -3 किलोमीटर है, अगर हम डिस्टेंस के कंपेरिजन में पढ़ते, ठीक है ना। तो निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है ना। अब एक चीज और है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, डायरेक्शन के कारण मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें डायरेक्शन जो है इफेक्टिव है, इस वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज और है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा या तो इक्वल हो सकती है या तो ग्रेटर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ये छोटी नहीं होगी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं होगी। तो ये हमने समझा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम जानते हैं स्पीड के बारे में। डिस्टेंस टाइम हमको मालूम है, अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मालूम हो गया, तो अब एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं जो कि मोशन से रिलेट है, वो है स्पीड। स्पीड अगर हम डिफाइन करें तो हम बहुत तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम। रेशियो ऑफ स्पीड क्या होता है, बेसिकली स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या है, हम ये भी कह सकते हैं कि स्पीड इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम।
साथ साथ ये भी कह सकते हैं इफ डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाय द टाइम देन इट गिव्स आउट स्पीड, ये भी बोल सकते हैं। तो बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी आपको बताएंगे, पहले स्पीड आप समझ लीजिए क्योंकि स्पीड में थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम है ना, तो उसको समझते हैं। ठीक है ना। स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की नीड नहीं होती। सपोज दैट हम कहें मेरे बाइक की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है, दैट मीन्स हमें कोई नीड नहीं है कि हम इसमें डायरेक्शन को इम्प्लॉय करें, डायरेक्शन को हम पॉइंट आउट करें। स्पीड है तो है 25 किलोमीटर, केवल किलोमीटर पर आवर, केवल हम इसको मैग्नीट्यूड के थ्रू ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसकी डिफरेंट यूनिट होती हैं। स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, जैसे हम कहते हैं एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे कहा फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर तैयार करेंगे, उसमें आपको इन फंडामेंटल फिजिक्स के बारे में बताएंगे, तो ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना। फिर अब हम पढ़ते हैं स्पीड के बारे में। तो आपने ये जाना कि स्पीड क्या है और ये स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब जो आपकी क्लास में है, बेसिकली आपकी क्लास में क्या है, स्पीड से 3-4 टॉपिक रिलेटेड है। पहला मोशन, और जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहली चीज जो इस पे सबसे पहले आती है आपकी क्लास में वो है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन equal distance traveled, when equal distances are traveled in equal intervals of time, equal intervals of time, then the speed is said to be then the motion is said to be uniform motion. स्पीड से रिलेटेड है बिकॉज जो हमारी स्पीड किस तरीके की, जैसे मेरी बाइक है वो हर 10 किलोमीटर एक ही घंटे में तय कर रही है, तो हमारी स्पीड कैसी है, हमारी मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है ना। मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। हमारी स्पीड की वजह से मोशन रिकॉग्नाइज करी गई है, मोशन हमारी यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में 2 पॉइंट हो जाते हैं इसी तरीके से। जब अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में ट्रेवल होती है, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल होती हैं, तब इस मोशन हमारा क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तब हमारा मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है ना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABCD 4 पॉइंट्स हैं और ये डिस्टेंसेस सेम है, 10 किलोमीटर। ऑल द डिस्टेंसेस आर गिवन इन किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये 1 आवर में ट्रेवल हो रही है, ठीक है ना। तो इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में शेड्यूल्ड हो रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोशन कैसा है, हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। हमारा मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगर हम इसी को कहें, इसी चीज को हम देख लें, ABCD 4 पॉइंट्स, और इस बार हम डिस्टेंसेस चेंज कर दें और इसको सेम इंटरवल ऑफ टाइम ले लें 1 आवर में,
तो देखिए स्पीड यहाँ पे चेंज हो रही है। एक बार हमने एक आवर में 5 किलोमीटर तय कर लिया, एक बार हमने एक आवर में 10 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर ली। डिस्टेंसेस हमेशा किलोमीटर में अभी यहाँ पे मैंने दिया है, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, और टाइम आवर में। तो हमने देखा यहाँ पर कि 5 किलोमीटर 1 आवर में, यहाँ पे 10 किलोमीटर 1 आवर में, यहाँ पे 20 किलोमीटर 1 आवर में। तो देखिए स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना, लेकिन यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, जब हम अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। हम इसी को दूसरी वे में देख लेते हैं, 4 पॉइंट्स ले लेते हैं। इस बार डिस्टेंसेस सेम रखते हैं और टाइम बदल देते हैं, 1 आवर, हाफ आवर, 2 आवर, 1 आवर, हाफ आवर, 2 आवर। तो देखिए सेम स्पीड, सेम डिस्टेंसेस, डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम्स में हम कर रहे हैं, तो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। आपको समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? वेरी सिंपल, यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में व्हेन अनइक्वल डिस्टेंसेस आर ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स देन द मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म, और वी कैन से दैट इक्वल distances are covered with unequal interval of times, then the motion is also said to be non-uniform motion. ठीक है, next point, average speed, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आज आपको बताएंगे और बाकी का वीडियो इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, अगर आपको पसंद आए, आपके लिए वैल्यूएबल है, इससे हमें और इंस्पिरेशन मिलेगी, हम और ज़्यादा अच्छा, और ज़्यादा बढ़िया, बेटर करने की कोशिश करेंगे आपके लिए, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड कैसे हम मेजर करते हैं? व्हेन total distance is divided by total time taken, ठीक है ना। इट इज रेशनलाइज्ड एज एवरेज स्पीड, तब हम इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। व्हेन total distance covered is divided by total time taken, कितने भी स्टेप में हो, है ना, तब जब जो रेशनलाइज बनके बनेगा वो क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और भी इसके बारे में